हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है यूपीटीटी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 2, 3 और 4 जुलाई को प्रस्तावित है। आज इस क्लास में हम आपको यूपीटीटी मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो यूपीटेट परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। जितने भी यूपीटीटी की परीक्षा अब तक हुई है 2011 से लेकर के 2022 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये प्रश्न बार-बार पूछे गए हैं। यदि आप पेपर फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या पेपर सेकंड के लिए और मैथ में आप 30 के 30 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। पहला आपका संख्या पद्धति है। इससे हर बार जो है यूपीटीटी की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। 2026 के एग्जाम में भी इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। भिन्न वाला प्रश्न तो हर बार आता है। इसके बाद ये आपका जो है प्रसन्नता लाभ हानि से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है 2026 में, इससे भी एक प्रश्न आपका आएगा। इसके बाद आपका जो है कि औसत से ऑवरेज से भी एक प्रश्न आता है। जितने भी पेपर हुए हैं यूपीटीटी के हर बार इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद समय और कार्य से, टाइम एंड वर्क से, इसके बाद समय, चाल और दूरी से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में, और ज्योमेट्री से जो है एक क्वेश्चन आपका आता है। ज्योमेट्री से भी पूछ लिया जाता है आपके क्वेश्चन। इसके बाद डाटा हैंडलिंग से भी क्वेश्चन आता है, और इसके बाद साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, इन चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 72 और 120 का एचसीएफ क्या होगा। यह प्रश्न आपका देखिए 2015 पेपर और 2018 पेपर में भी ये क्वेश्चन आपका आया। 72 और 2019 में 72 और 120 का आपको एचसीएफ बताना है। तो देखिए एचसीएफ जब भी आपसे पूछेगा तो एक सिंपल सा तरीका आपको बता दे रहा हूँ, इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। आपका कितना भी बड़ा एलसीएम पूछा जाए, किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का आप निकालेंगे। आप हमेशा एचसीएफ जो है भाग विधि से निकालिएगा। अब आप कहेंगे सर भाग विधि क्या है। भाग विधि जैसे ऐसे भाग देते थे बचपन में हम लोग। भाग विधि मतलब जिसमें भाग देते थे ऐसे। तो जो बड़ा वाला डिजिट होगा, बड़ा वाला डिजिट कहेंगे सर 120 है, तो 120 में आप जो है 72 का भाग दे लेंगे। ठीक है, हाँ सर भाग दे लेंगे। कितनी बार भाग जाएगी, आप कहेंगे सर वन टाइम जाएगी भाग, एक बार। तो यहाँ पे 72 एकम 72 हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे 72 लिख लेंगे। यहाँ पे घटा लेंगे, 10 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 11 बच जाएगा क्योंकि इसको इसने हासिल दे दिया, तो 11 में से 7 जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर अब क्या करें, भाग तो दे लिए, 48 यहाँ पे शेष बच गया, 72 से हमने इसको भाग दिया था, अब हम क्या करेंगे। तो आपको जैसे ये भाग का सिंबल आप बनाए थे, वैसे ही आप यहाँ पे एक बार और भाग का सिंबल बना लेंगे। आप भाग तब तक देते जाएंगे जब तक भाग पूरी तरीके से कट न जाए, तब तक आपको भाग देना है। तो यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे क्या लिखें, तो यहाँ पे जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं उसी को लिख लेंगे, इसी को यहाँ पे 72 को लिख लेंगे। अब बताइए 48 का भाग 72 में देना है, कितनी बार भाग जाएगी, एक बार जाएगी, क्योंकि 48 दूना 48, टू जा 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार भाग जाएगी, यहाँ पे 48 से लिख लेंगे। फिर घटा लेंगे, यहाँ पे 2 में से 8 नहीं जाएगा, इसे कैरी दे देगा, तो 12 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब कहेंगे सर अब क्या करें, फिर वही प्रोसेस, फिर आप अपने मन से यहाँ पे एक भाग का साइन बना लेंगे। अब कहेंगे सर यहाँ पे हम क्या लिखें, तो यहाँ पे जिससे भाग देते हैं उसी को लिख लेंगे, यहाँ पे 48 को लिख लेंगे। अब 24 का भाग 48 में देना है, तो 24 से कम 24, 24 दूना 48, 2 बार जा सकती है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे और यहाँ पे 48 हो जाएगा। ये पूरी तरीके से कट गया, हाँ सर पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। यानी अब हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं ऑप्शन में 24 दिया है यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे दिया है 24। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, यूपीटीटी 2026 में एचसीएफ से पूछा जाता है। जब भी एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन आए, आप भाग विधि से लगाइएगा और तब तक भाग दीजिएगा जब तक पूरी तरीके से कैंसिल न हो जाए। ठीक है, सिंपल तरीके से हमने लगा लिया इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए भिन्न का क्वेश्चन ही बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको कैसे लगाएंगे हम लोग। ये जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये संख्या पद्धति के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे कह रहा है 0.375 का भिन्न रूप क्या होगा। अब आप कहेंगे सर भिन्न क्या होती है, आपको पता है भिन्न जो होती है वो ऊपर अंश होता है, नीचे जो होता है हमारा हर होता है, ऐसे ही भिन्न बनती है।
भिन्न कैसे बनती है? बीच में एक लाइन होती है, ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है? हर होता है। तो इसको हमको भिन्न के रूप में बदलना है। तो क्या है? 0.375 यानी 0.375 है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल तरीके से इसको हम बदल लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक काम करिए, ये जो नंबर है ना 375, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, 375 आप लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, हाँ सर एक ऐसे लाइन बना लीजिए। उसके बाद आप एक काम करेंगे, जहां पे दशमलव होगा वहां पे एक लिखेंगे, इसके नीचे एक लिख लिए। यहाँ दशमलव था, यहाँ पे एक लिख लेंगे। दशमलव के उधर देखेंगे कितने लोग हैं, आप कहेंगे सर 3 लोग हैं। यहाँ पे देखिए आपका 1 2 3 लोग हैं, तो अपने मन से 3 जीरो आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, हाँ सर। देखिए भिन्न के रूप में बदल गया कि नहीं बदल गया? ऊपर ये अंश हो गया, नीचे हमारा हर हो गया। इसी को कहते हैं भिन्न। भिन्न क्या होती है? जब ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो सिंपल तरीके से बदलिए। अब इसको कैंसिल करना होगा, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा, छोटे रूप में करना होगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले इसको जो है देखेंगे किससे कैंसिल ये होगा। क्या है? 2 से कैंसिल होगा? नहीं होगा सर। 3 से होगा? नहीं होगा। 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो 5 से डिविजिबल होता है। तो चलिए इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं 375 को। तो 5 साते सॉरी भाग देंगे यहाँ पे। अब भाग नहीं आ रहा है तो भाग ऐसे दे लीजिए आप लोग जो है। तो कितना हो जाएगा? 5 साते 35 हो जाएगा। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 5, फिर पचवा 25 हो जाएगा। कट जाएगा। जब हमने भाग दिया तो यहाँ पे कितना आ गया? 75 आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूना 10 और 2 को 0 हो जाएगा। तो 75 बटे हमारा कितना आया? 200 आया सर। क्या और भी कैंसिल हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। 5 से करेंगे, देखिए 5 एक कम 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, पचवा 25। फिर इसी तरीके से 5 चौक को 20, यहाँ पे 0, 15 बटे 40 आ गया। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 वाटे 40 हो जाएगा। तो 3 बटे 8 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो 3 बटे 8 कहीं पे है इस ऑप्शन में? देखिए 3 बटे 8 दिया है, हाँ सर यहाँ पे 3 बटे 8 यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से इसको लगा लेंगे। जब भी दशमलव को क्वेश्चन दिया रहा है उसको भिन्न में बदलना रहा है तो इसी तरीके से हम लोग इसको बदल लेंगे, चेंज कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। देखता हूं इसको लगा पाते हैं आप लोग की नहीं। प्रश्न क्या है यहाँ पे कि 1500 रुपए का 12% कितना होगा? बहुत ही सिंपल है। 1500 दिया है तो 1500 लिख लेंगे। का मतलब जानते हैं क्या होता है? का मतलब गुणा होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। गुणा, गुणे का साइन लगा लिए, मल्टीप्लाई का। यहाँ पे 12% है तो 12% ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे हो गया। हाँ सर 1500 गुणे यहाँ पे 12। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 होता है, 1/100। तो 12% है तो 12 इंटू 1/100 लिख लेंगे, क्योंकि प्रतिशत। क्या कोई कैंसिल होगा? हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल जीरो से ये वाला डबल जीरो कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों हुआ? वो ऊपर है, यहाँ पे नीचे है। अब हमारे पास 15 बचा गुणे 12 बचा। गुणा कर लेते हैं। 12 का गुणा 5 में करेंगे, 12 5 60, 6 कैरी हो जाएगा। 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा 180। कहीं ऑप्शन में है 180, यहाँ पे दिया गया है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न आपका 2014-2018 में पूछा गया प्रश्न, यूपीटीटी का। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है और 25% का लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य बताना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्रय मूल्य मतलब सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है 800, और यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो आप एक चीज बताइए, कितने का है भाई? ये 800 रुपए का कोई चीज है, और इस पे कितने का लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% का लाभ का मतलब हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा? 125। तो इसमें 125 का गुणा कर देंगे, बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य कितना था? 800 था, और 25% का लाभ हुआ, तो 25% का लाभ हुआ मतलब 125 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे हम लोग जो है, तो यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे 8 गुणे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। 8 5 यहाँ पे हो जाएगा 40, 4 कैरी बचा, 8 दूना 16 और 4 20 हो गया। 20, 2 कैरी बचा, और 8 और 2 ये कितना हो गया? 10। ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 1000 से 1000 रुपए। ये आ जाएगा इस तरह से आंसर। बहुत ही आसान है। जैसे क्रय मूल्य कितना था? 800 रुपए था, 25% का लाभ हुआ,
तो 25% का लाभ हुआ मतलब 125 का कर लेंगे यहाँ पे अपॉन 100, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, हमारा 1000 आंसर आ जाएगा। ये लीजिए ऑवरेज का क्वेश्चन। जब भी ऑवरेज का क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूं आपको कैसे लगाना है, बड़ा ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 6 संख्याओं का औसत 15 है तो कुल योग कितना होगा। तो जो औसत का ना एक फार्मूला होता है, इसको आपको जानना पड़ेगा। कहेंगे सर कौन सा फार्मूला होता है, तो होता है औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग अपान कुल संख्या, कुल संख्या होता है। ये फार्मूला होता है हमारा जो है कि एवरेज का फार्मूले का होता है। यानी ऊपर क्या होता है, जितनी भी संख्याएं दे होती हैं उसको जोड़ लेना होता है, सबको जोड़ लेना होता है। नीचे जितनी संख्या रहती है उससे भाग दे लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे एवरेज औसत निकल जाता है। अब इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो कितनी संख्याएं, यहाँ पे कह रहा है 6 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं, तो नीचे 6 लिख लेंगे। हाँ सर हो गया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि औसत 15 है, तो औसत के नीचे 15 रख लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि औसत 15 है तो 15 रख लिए। क्या पूछ रहा है हमसे, योग पूछ रहा है, इसका मतलब बराबर का साइन लगा लेंगे। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, योग, तो योग लिख लेंगे। औसत में 3 चीजें होती हैं, एक तो औसत होता है, ऊपर क्या होता है कुल संख्याओं का योग, नीचे कुल संख्या होती है। अब ध्यान से समझेंगे इसको कैसे हम लोग लगा लेंगे। यहाँ जो 6 है ये भागे के रूप में है, इधर भागे के रूप में है, इधर आएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा। तो 15 गुणे 6 हो जाएगा बराबर योग हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी 6 संख्याओं का जो योग है वो 90 हो जाएगा। 90 है किसी ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए दिया गया है 90। इस तरह से इसको लगा लेंगे। जैसे ये समझ लीजिए मैंने कुछ संख्याएं लिखी 2 3 4 5, हमने ये लिखा, ठीक है। और हम कहें कि इसका औसत निकालिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, औसत निकालिए। तो आप कहेंगे सर औसत का फार्मूला ये होता है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं सबको सम कर लेते हैं, सबको योग कर लेते हैं। तो इसको हम लोग जोड़ लें, हाँ सर जोड़ लेते हैं। 2 + 3 + 4 + 5 हो जाएगा अपान, नीचे क्या होता है जितनी संख्याएं होती हैं उनसे भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4, 4 से भाग दे लेंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। 3 2 5 4 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो औसत इस तरह से निकालते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा कितना भी बड़ा, इसी वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका है इसके समय और कार्य से भी एक प्रश्न आपकी यूपीटीटी मैथ में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे प्रश्न है कि ए कोई कार्य 8 दिन में करता है और बी 12 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, ए कोई काम 8 दिन में करता है, बी कितने दिन में, 12 दिन में, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो जब भी इस तरह का प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न आपका 2016-2021 में पूछा गया। तो जब भी इस तरह का प्रश्न है तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, एक दिन का काम निकालना रहता है, किसी एक व्यक्ति का एक दिन का काम। तो बताइए ए कोई काम कितने दिन में, ये जो है ए कोई काम 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो इस तरह के प्रश्नों में एक दिन का काम निकालना होता है। तो बताइए ए का एक दिन का काम कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/8। नीचे टोटल जितने दिन में काम करेगा ऊपर 1 रख जाएगा तो एक दिन का काम निकल जाएगा। इसी तरीके से बी अगर कोई काम 12 दिन में करता है, बी कोई काम 12 दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा बी का, तो कहेंगे सर बी का एक दिन का काम हो जाएगा, नीचे कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है, एक दिन का काम ऊपर 1 रख लेंगे। दोनों का काम आ गया, ए का एक दिन का 1/8, बी का एक दिन का 1/12 आ गया। तो दोनों मिलकर, तो दोनों मिल करके मतलब दोनों को जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो 1/8 है तो 1/8 हो जाएगा प्लस 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं कहीं पे। तो 8 और 12 का एलसीएम 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 चौको 8, यहाँ पे 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 3 हो जाएगा। इस तरह से एलसीएम ले लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 त्रिके 24, यहाँ पे 24 एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देते हैं। 8 त्रिके 24, कितनी बार भाग गई 3 बार, और जितनी बार भाग जाते हैं उसका ऊपर गुणा करते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। फिर 12 का इसमें भाग देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 5 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो दोनों मिल करके जो है, दोनों मिल करके दोनों का एक दिन का काम जो है 5/24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/24
24 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, फिर इसके बाद आप करेंगे क्या इसमें कि इसको इस भिन्न को पलट देंगे, तो टोटल काम आपको पता चल जाएगा। तो 5/24 है तो 24/5। ऐसा हम क्यों किए? क्योंकि ये 1 दिन का काम है। दोनों का 1 दिन का काम 5/24 है। दोनों का 1 दिन का काम कितना है? 5/24 है। लेकिन हमसे 1 दिन का काम नहीं पूछा है। वो कह रहे हैं कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं ना, भिन्न को पलट देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 24/5। अब भाग दे लेते हैं, तो देखिए 5 चौको कितना हो जाएगा 20 और 5 वाटे 40 हो जाएगा। नहीं है तो यहाँ पे भाग दे करके देख लीजिए, 5 चौको यहाँ पे 20 हो जाएगा, कट जाएगा 4, भाग नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 5 वाटे 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पे, यानी 4.8 दिन में ये दोनों मिल करके काम को समाप्त कर देंगे। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले 1 दिन का काम निकाला करिए। हाँ सर 1 दिन का काम हो गया, तो ए का 1 दिन का काम 1/8, बी का 1 दिन का काम 1/12। फिर कह रहा है कि दोनों मिल करके, तो दोनों को जोड़ दिए तो दोनों का 1 दिन का काम 5/24 आ गया। तो हमसे 1 दिन का तो पूछा नहीं है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि हम जो ये भिन्न दी हुई है, इसको हम रिवर्स कर देंगे, मतलब इसको पलट देंगे। तो ये 24/5 यानी दोनों मिल करके 4.8 दिन में ये काम पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो प्रश्न है कि समय, चाल और दूरी से पूछा गया है। तो समय, चाल और दूरी से भी प्रश्न है। तो समय, चाल और दूरी का एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? हाँ, यस टी डी, एस टी डी होता है। एस मीन्स क्या होता है? स्पीड होता है। टी मीन्स क्या होता है? टाइम होता है। और डी मीन्स होता है डिस्टेंस होता है। इसका आपस में बड़ा ही तीनों का संबंध होता है, तीनों का। स्पीड को इंग्लिश में, हिंदी में चाल कहते हैं, टाइम को हिंदी में समय कहते हैं, और डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं। ये तीनों जो है आपस में संबंधित होते हैं। एसटीडी फार्मूला होता है यहाँ पे, एस इंटू टी बराबर क्या होता है? डी, ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर आपको चाल निकालना है, अपनी स्पीड निकालनी है, चाहे वो पैदल चल रहे हैं, बस से चल रहे हैं, ट्रेन से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, किसी भी चीज की स्पीड निकालनी है, तो दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहले तो उसकी डिस्टेंस, दूरी पे डिपेंड करता है, उसके बाद समय पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से चाल निकल जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 240 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो समय कितना लगेगा? तो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि कार की चाल दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो यहाँ पे जो चाल है, यहाँ पे 80 दिया है, तो 80 रख लेंगे बराबर। यहाँ पे कहेंगे सर कैसे हमको पता चलेगा कि चाल दिया है? तो चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में या तो मीटर प्रति सेकंड में दी जाती है। तो इसके यूनिट से हमने पहचान लिया। चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर प्रति सेकंड में दी जाएगी। तो ये 80 किलोमीटर हमने लिख लिया। ये दूरी, दूरी कितना है यहाँ पे देखिए, कह रहा है 240 किलोमीटर। तो दूरी की जगह 240 रख लेंगे, अपान कह रहा है कि कितना समय लगेगा, तो समय को नीचे समय रख लीजिए। अब आपको पता है कि हम आपको बता दें, इस तरह के प्रश्नों में 3 लोगों में से 2 की वैल्यू दी गई रहती है। तो यहाँ देखिए चाल दिया था, यहाँ पे दूरी दिया था। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेंगे। अगर कोई चीज इस तरह से है, a बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा हो जाता है। सीजर मेथड लगा लेते हैं, कैची मेथड, यानी कि इसका इसमें गुणा हो जाता है, इसका इसमें गुणा हो जाता है, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो सेम कंडीशन, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा समय, यहाँ पे इसका इसमें गुणा होगा तो समय गुणे 80 बराबर हो जाएगा 240 गुणे यहाँ पे 1 हो जाएगा। आपको पता है इधर ये गुणे के रूप में है तो उधर जाएगा तो भागे के रूप में हो जाएगा। तो समय बराबर हो जाएगा 240 बटे 80। कट कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 त्रिके 24, यानी 3 घंटा हमारे पास समय लगेगा। कितना घंटा? 3 घंटा। किसी ऑप्शन में दिया? हाँ सर यहाँ पे दिया है 3 घंटा। तो इस तरह से लगा लेंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो 3 लोगों में से 2 लोगों की वैल्यू दी गई होगी, चाल, दूरी, समय में से, तभी इस प्रश्न को आप लगा पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा गया, ज्योमेट्री से। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? बहुत ही आसान प्रश्न। चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके जो चारों कोणों का जो योग होता है वो आपका 360 होता है, 360 डिग्री होता है। चाहे वो आपका वर्ग हो, चाहे वो आपका आयत हो,
चाहे वो आपका समचतुर्भुज हो, चाहे वो आपका समांतर चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे वो आपका समलंब चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज अगर उसमें लगा है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है, सम होता है, 360 होता है। जैसे त्रिभुज में तीनों कोणों का जो अंतः कोण होता है वो आपका 180 होता है। आगे चलते हैं, डाटा हैंडलिंग का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि यदि 10 विद्यालयों के अंक का कुल योग 450 है तो औसत अंक क्या होगा। देखिए फिर मैंने कहा ना, औसत का यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं। आप कहेंगे सर औसत निकालने के लिए तो आप ही तो बताएं कि औसत बराबर होता है, औसत निकालने के लिए जितने लोग होते हैं सबको जोड़ लेते हैं, जितने लोग होते हैं सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, फिर नीचे जितनी संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं। तो ऊपर क्या होता है यहाँ पे औसत निकालने के लिए, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, ऊपर सबको योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, नीचे कुल संख्या जितने लोग रहते हैं उससे भाग दे लेते हैं। ये औसत निकालने का फार्मूला होता है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, मतलब संख्या कितनी है, 10 है, यही ना। तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख लेंगे 10, हो गया। हाँ सर, यहाँ पे कह रहा है कुल संख्याओं का योग, देख लेते हैं इसमें से और कुछ दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों के अंक का कुल योग, यहाँ पे देखिए कुल योग बता रहा है कि 450 है, यहाँ पे योग खुद बता दिया है 450, तो यहाँ पे 450 रख लेंगे। चलिए कैंसिल कर लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यानी 45 हो गया हमारा आंसर। औसत अंक कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको एक बार फिर बता दें, यहाँ पे इसमें भी तीन चीजें हैं, एक औसत होता है, एक योग होता है, नीचे संख्या होती है। इन तीनों लोगों में से किसी दो की वैल्यू दी गई होगी, किसी न किसी तरीके से दी गई होगी, तो आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा ही करेगा। तीन लोगों में से दो की वैल्यू, जैसे यहाँ पे योग दिया है और यहाँ पे संख्या दे दिया है तो औसत निकल गया। कभी कभी औसत दे देता है, योग दे देता है तो संख्या पूछता है, कभी औसत देता है तो संख्या दे करके योग पूछता है। तो एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में किए जाते रहते हैं। ये लीजिए आपके पास एक और प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया साधारण ब्याज से मीन सिंपल इंटरेस्ट से। तो साधारण ब्याज और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी क्वेश्चन यूपीटीटी में बार बार पूछे गए हैं। तो ये बड़ा ही इसका एक सिंपल सा फार्मूला है और उस फार्मूले पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसे इंग्लिश में कंपाउंड सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं या साई कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है सर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, अपान क्या होता है यहाँ पे 100 होता है, अपान क्या होता है 100 होता है। तो अगर किसी भी चीज का साधारण ब्याज निकालना है तो उस पे मूलधन पे दर और समय का गुणा करके बटे 100 का भाग देंगे तो यहाँ से आपकी साधारण ब्याज निकलती है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं इसलिए पी से, दर को रेट कहते हैं तो आर से, टाइम समय को टी से, अपान क्या होता है 100 होता है। ये इसका फार्मूला है। यहाँ कह रहा है कि 1000 रुपया, तो 1000 रुपए मीन्स 1000 रुपए, ये आपका मूलधन है। जो पैसा हमारे पास होता है उस पैसे को कहते हैं, उस अमाउंट को कहते हैं, वो हमारा मूलधन होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है प्रश्न में, यहाँ पे 1000 दिया गया है, इसका मतलब हमारा मूलधन यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 1000 दिया है यहाँ पे। इसके बाद कितने वर्ष, 2 वर्ष, तो हमारा जो समय है ये 2 वर्ष दिया है। इसके बाद कितना प्रतिशत रेट है, ये जो रेट होता है, ये दर जो प्रतिशत में होता है वो दर होती है, जो वर्ष में है, महीने में, वो आपका समय होता है। तो यहाँ पे 5% है, बटे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो गया यहाँ पे, 5 दूना 10, यहाँ पे 10 × 10 यानी कितना हो जाएगा 100, 100 हमारा हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। यहाँ से साधारण ब्याज आपका आ गया 100 आ गया, 100 आ जाएगा। किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे आपका है सी वाले ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो चैप्टर से कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिनसे यूपीटीटी में बार बार क्वेश्चन पूछे गए। यदि आप भी यूपीटीटी के लिए मैथ पढ़ना चाहते हैं और मैथ में 30 में 30 स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से, विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल से आप जुड़ जाइए और डेली आपको मैथ की क्लास मिलेगी। डेली आपको मैथ की क्लास मिलेगी शाम को जो है 8:45 पे, ठीक है, 8:45 पे मिलती है या 8:30 बजे आपको क्लास मिल सकती है, ठीक है। तो आप क्लास से जुड़ करके, चैनल से जुड़ करके आप मैथ पढ़ सकते हैं और यूपीटीटी के लिए अगर आप अंत तक जुड़े रहे तो डेफिनेटली आप जो है मैथ में 30 में आउट ऑफ 30 स्कोर करेंगे। यदि आप यूपीटीटी के लिए प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं
और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो शाम को 9:30 बजे 9:30 पे लाइव क्लास होती है। उस लाइव क्लास से आप जुड़ सकते हैं। बहुत से लोग उस लाइव क्लास से जुड़ करके बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे मैं आपको सीडीपी, बाल विकास, हिंदी के 30 प्रश्नों का, ईवीएस के 30 प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को जो यूपी-टीटी में बार-बार पूछे गए, ठीक है? प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी अभ्यास ही आदमी को सब कुछ पूर्ण बनाता है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे किसी चीज़ में, चाहे आप कितना भी पढ़ लें, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा बस पढ़े जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। नियम रूल से कुछ नहीं होता है, अभ्यास से आदमी कुछ भी हासिल कर सकता है। तो अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस चैनल पे शाम को 9:30 बजे आपको अभ्यास प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, आप जाके जुड़ सकते हैं और मैथ के लिए आप डेली शाम को क्लास आपको मिलती है। अगर आपको जब समय मिले, सुबह, शाम, दोपहर, रात में, जब आप कंफर्टेबल फ़ील करें, जब आपके पास उचित समय हो, क्योंकि व्यस्तता सबके जीवन में होती है, तब आप विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को, मैं चैनल का नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और जब आपको समय मिले, तब आप जो है कि देख सकते हैं यहाँ पे। और मैथ के लिए मैं प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ, ठीक है? यूपी-टीईटी 2026, यूपी-टीईटी 2026 मैथ के लिए जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमारे इस चैनल पे जाएँगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे यूपी-टीईटी 2026 मैथ, यो पेपर फर्स्ट के नाम से, इसके नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको जो है पूरा मैथ आपको सीक्वेंस में देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको ये कराया हूँ, इससे पहले मैं आपको यूपी-टीटी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2011 से लेकर के 2022 तक जितनी भी परीक्षाएँ हुई, सभी का फुल सॉल्यूशन आपको कराऊँगा। अगर आप देखते हैं ना तो आपको समझ में आएगा कि यूपी-टीटी में मैथ किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। उस तरह से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेनी मेनी थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।